नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और आज से हम जो एक लेक्चर सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, इसमें लगभग 5-7 लेक्चर होगा। दैट मीन्स कि कम से कम 2 से 3 घंटे का लेक्चर्स होने वाला है। तो आज से जो शुरू करें लेक्चर, वो किस पर्पस के लिए है? उसका पर्पस है कि जो विद्यार्थी यदि इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पेपर रखे हैं या फिर यूपीएससी में जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं या फिर जो यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं, उन सभी के लिए ये लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो बेसिकली एफएओ क्या होता है? तो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जिन्होंने जो बीपीएससी 69 के साथ आपका एग्ज़ाम होने वाला है, एपीटी होने वाला, जल्दी आपका जो है इसका आपका जो है फिर इसका अलग से एग्ज़ाम डेट निकलेगा। उसके बाद जो बेसिक इकोनॉमिक्स जो भी विद्यार्थी यूपीएससी की तैयारी करते हैं, उनके सामने बहुत सारे छोटे छोटे टर्म होते हैं, जैसे क्लासिकल, न्यू क्लासिकल, केंसियन, पोस्ट केंसियन, मॉडर्न। ये सारे इकोनॉमिक्स क्या है, ये इकोनॉमिक आइडिया इनका क्या क्या था, इनके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। उसके लिए थोड़ा पेशेंस रखना होगा। ये थियोरेटिकल पार्ट है। इस थियोरेटिकल पार्ट में आपको थ्योरी पढ़ने में बड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन यदि आगे आपको प्रोफेसर बनना है, यदि आपको अच्छा अधिकारी बनना है, यदि अच्छा वक्ता बनना है, या फिर यदि इकोनॉमिक्स पे कमांड करना है, तो आपको पेशेंस रख के इस लेक्चर सीरीज़ को सुनना ही होगा। तभी देखिए, बेसिकली जो हम बात करते हैं क्लासिकल से, आप क्लासिकल जब इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, केंसियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट या पोस्ट केंसियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बहुत सारे नए नए विचार आपके मन में आते होंगे। तो उस पर हम लोग आज से चर्चा करेंगे। बेसिकली जो क्लासिकल जो शब्द है, क्लासिकल शब्द इकोनॉमिक्स में जो यूज किया गया है सर्वप्रथम, वो कार्ल मार्क्स के द्वारा उपयोग किया गया था। यहाँ पे क्लासिकल का मतलब द बेस्ट होता है, द बेस्ट आइडिया होता है। तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स के जो फाउंडर हैं, देखिए एडम स्मिथ हैं। एडम स्मिथ को हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। एडम स्मिथ को हम लोग फादर ऑफ या फाउंडर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं। एडम स्मिथ को हम लोग फाउंडर या फादर ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। ऐसे इसमें अलग अलग व्यक्ति, एडम स्मिथ हैं, जेविसे हैं, डेविड रिकार्डो हैं, या माल्थस हैं, जे एस मिल हैं। इसमें एडम स्मिथ का, जेविसे का, डेविड रिकार्डो का, माल्थस का, सभी का आप नाम सुना होगा। इसके अलावा कुछ और व्यक्ति हैं, लेकिन इसमें से जो मुख्य व्यक्ति हैं, ये सारे व्यक्ति हैं जिन्होंने क्लासिकल आइडिया को दिया था। क्लियर है? देखिए, बेसिकली एडम स्मिथ के पहले भी इकोनॉमिक्स था, लेकिन एडम स्मिथ पहले व्यक्ति हुए, पहले स्कॉलर हुए, जिन्होंने क्या किया कि इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ को हम लोग एडम स्मिथ को एडम स्मिथ के पहले इकोनॉमिक्स को हम लोग पॉलिटिकल इकोनॉमी के नाम से जानते थे, पॉलिटिकल इकोनॉमिक। बट एडम स्मिथ वॉज द फर्स्ट स्कॉलर, पहले व्यक्ति हुए, पहले विद्वान हुए, हु सेपरेटेड द पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स इनटू पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स एंड डेवलप इकोनॉमिक्स एज ए सेपरेट ब्रांच। और इकोनॉमिक्स को एक सेपरेट ब्रांच के रूप में विकसित किए, जिसके कारण जो है इन्हें हम लोग फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं, क्योंकि इन्हीं के जो बुक्स है, वेल्थ ऑफ नेशन जिसका पूरा नाम है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जहाँ से इकोनॉमिक्स की हम लोग शुरुआत, पढ़ाई की शुरुआत मानते हैं, क्योंकि उसके पहले इकोनॉमिक्स को पॉलिटिकल इकोनॉमी कहते थे। इवन एडम स्मिथ जो है खुद इकोनॉमिक्स बल्कि पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स के ही प्रोफेसर हुआ करते थे। क्लियर है? बेसिकली देखिए, क्लासिकल इकोनॉमिक्स थ्योरी जो डेवलप किया गया आफ्टर द बर्थ ऑफ वेस्टर्न कैपिटलिज्म, इट रेफर्स टू द डोमिनेंट स्कूल ऑफ थॉट फॉर इकोनॉमिक्स इन द 18 एंड 19 सेंचुरी। ये पीरियड पूछता है, इस पीरियड में 18 एंड 19 सेंचुरी में एक काफ़ी इसका डोमिनेंसी था। ए वेस्टर्न कैपिटलिज्म के बाद इसका जन्म हुआ। कैपिटलिज्म के फादर कौन है? एडम स्मिथ ही है। बेसिकली जो क्लासिकल थ्योरी जो है कंट्री को हेल्प करता है माइग्रेट फ्रॉम मोनार्किक रूल टू कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी विद द सेल्फ रेगुलेशन। जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स हैं वो सेल्फ रेगुलेशन की बात करते थे। सेल्फ रेगुलेशन का मतलब है, वे कहते थे कि अर्थव्यवस्था में फुल एम्प्लॉयमेंट है, और अगर किसी तरह का अनएम्प्लॉयमेंट होता है तो ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट होना चाहिए। क्लासिकल इकोनॉमिक्स का जो है कहा जाता था कि गवर्नमेंट का किसी तरह का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए प्रोडक्शन एक्टिविटी में। डिफेंस में इनकी इनकी जो है हस्त होनी चाहिए, इनका जो है रोल होनी चाहिए। मतलब सरकार का रोल है सिर्फ डिफेंस कंट्रोल करना, लेकिन जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है
उसमें सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, बल्कि सेल्फ रेगुलेट होना देना चाहिए। इवन जैसे कि आप केन्स के बारे में पढ़ते हैं, तो केन्स कहते हैं कि गवर्नमेंट मस्ट इंटरवीन इफ देयर इज रिसेशन इन द इकोनॉमी। लेकिन क्लासिकल ऐसी बात नहीं कहते हैं, कहते रिसेशन है अर्थव्यवस्था में तो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, बल्कि अगर और हस्तक्षेप करेगी तो मामला बिगड़ सकता है। क्लियर है? चलिए हम लोग और आगे बात करते हैं। इनकी जो पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि 1776 में पब्लिश हुआ था, इस पुस्तक का पूरा नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि वो काफ़ी फेमस पुस्तक रही है। और इसको जो है उस समय हर स्कूल मतलब जो कॉलेजेज हैं के विद्यार्थी सब पढ़ा करते थे। ये जो थ्योरी है वैल्यू, प्राइस, सप्लाई, डिमांड एंड डिस्ट्रीब्यूशन कर फोकस करते हैं। बेसिकली जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स वाज इवेंचुअली रिप्लेस विथ मोर अपडेटेड आइडिया सच एज केन्सियन इकोनॉमिक्स विच कॉल्ड फॉर मोर गवर्नमेंट इंटरवेंशन। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि बाद में इसको रिप्लेस किया गया 1929 का जब ग्रेट डिप्रेशन आया तब। इसमें भी हम चर्चा करेंगे। केन्स एक किताब लिखे थे जिसका नाम था जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, पब्लिश्ड इन 1936, जो कि 1936 में पब्लिश हुआ। लेकिन अब जो केन्स कहते हैं कि मेरे पहले जो भी इकोनॉमिक्स हैं उसको क्लासिकल इकोनॉमिक्स की श्रेणी में रखा गया। हालांकि आगे जब पढ़ेंगे तो बताएंगे क्लासिकल के बाद एक नियो क्लासिकल है, नियो क्लासिकल इकोनॉमिक थाउट है, नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स स्कूल है। तो उसमें जो है मार्शल को हम लोग कहते हैं फाउंडर ऑफ नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स, जो कहते हैं कि जो प्राइस का डिटर्मिनेशन होता है मार्केट डिमांड और सप्लाई पे होता है, जो इंडिविजुअलिज्म पे विश्वास करते हैं। क्लासिकल का जो भी आइडिया था क्लासिकल इकोनॉमिक्स का, वो आपका मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस की बात करते हैं, लेकिन जो मार्शल का जो नियो क्लासिकल है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। फिर जो केन्स है, केन्स को हम लोग फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। केन्स भी मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल के यूज करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल के यूज करते हैं। क्लियर है? तो बेसिकली जब पढ़िएगा जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो हम लोग पुस्तक में पढ़ते हैं, तो क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट को भी जो लिखा गया बेसिकली केन्स के द्वारा ही लिखा गया। जितने भी क्लासिकल इकोनॉमिक्स था, क्लासिकल इकोनॉमिक्स का जो आइडिया था उसको एक जगह करके केन्स इसको लिखते हैं। और केन्स वे पहले व्यक्ति हैं जो क्या प्रॉब्लम था क्लासिकल इकोनॉमिक्स में, क्लासिकल इकोनॉमिक के आइडिया में, और उसका क्या सॉल्यूशन उन्होंने वो भी दिया। दैट मीन्स कि इन्होंने प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशन भी दिया। कौन दिए सॉल्यूशन? केन्स दिए। क्लियर है? इसलिए केन्स का जो किताब था उनका नाम था जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, पब्लिश्ड इन 1936, जो 1936 में पब्लिश हुआ। क्लियर है? ये सब रखिए। केन्स मानते हैं तो केन्स जो है केन्सियन इकोनॉमिक्स गवर्नमेंट इंटरवेंशन में बिलीव करता है, लेकिन क्लासिकल जो है गवर्नमेंट इंटरवेंशन में बिलीव नहीं करता है। आगे चलते हैं, एक एक चीज को हम लोग समझेंगे। जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स और क्लासिकल पॉलिटिकल इकोनॉमी जो कहते हैं, देखिए एक सेंटेंस को समझने, ये हिंदी में भी है, ऐसा नहीं है जो हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी है, दोनों के लिए ध्यान में रखा गया है। जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स को क्लासिकल पॉलिटिकल इकोनॉमी कहते हैं। एक ऐसा स्कूल ऑफ थॉट जिसमें है ना फ्लोरिश किया प्राइमरली इन ब्रिटेन, फला फूला ब्रिटेन में इन द लेट 18 अर्ली टू मिड 19th सेंचुरी। इट्स मेन थिंकर हेल्ड टू बी एडम स्मिथ, जैसा कि मैंने बताया था, जेबी से, डेविड रिकार्डो, थॉमस रॉबर्ट माल्थस एंड जॉन स्टुअर्ट मिल। ये ऊपर के चित्र, ऊपर में एक चित्र भी दिया हुआ है, देखिए ये ऊपर में भी आपको दिया हुआ था, इसे समझिए। ये पांचों व्यक्ति हैं, एडम स्मिथ हैं, जेबी से हैं, डेविड रिकार्डो हैं, उसके बाद माल्थस हैं, और उसके बाद ये आपका जेएस मिल हैं। ये पांच प्रमुख व्यक्ति रहे हैं जो जिनको क्लासिकल इकोनॉमिक्स माना जाता है। who believe in long run analysis and Keynes believe in short run analysis। चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर। क्लियर है? आगे देखिए, डेविड रिकार्डो। अब इन लोग क्या कहते हैं थोड़ा इनका भी देखते हैं। देखिए फिर हम पूरा समझिए। जो ये सारे इकोनॉमिक्स हैं
प्रोड्यूस थ्योरी ऑफ मार्केट इकोनॉमी एज लार्जली सेल्फ रेगुलेटिंग, यानी कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स सेल्फ रेगुलेशन की बात करते हैं। गवर्नमेंट सेल्फ गवर्न बाय द नेचुरल लॉ ऑफ प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज, क्लियर है, जो कि एडम स्मिथ के द्वारा माना जाता है। मतलब सरकार की भूमिका नहीं होनी चाहिए, ये ऑटोमेटिक फोर्सेज है तो डिमांड सप्लाई के फोर्सेस के आधार पर प्राइस तय करेगा। देखिए एडम स्मिथ जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स के फाउंडर है, वो इनविजिबल हैंड की बात करते हैं, वो एक अदृश्य शक्ति है। वो अदृश्य शक्ति क्या है, तो देखिए यहाँ पे कहा जाता है क्लासिकल इकोनॉमिक्स के द्वारा कि प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी डिटरमिन और मस्ट लेट बी डिटरमिन बाय द फ्री फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन। मतलब सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, वो इनविजिबल हैंड की बात करते हैं। क्लासिकल इकोनॉमिक्स लेसेस फेयर की बात करते हैं। लेसेस फेयर का मतलब है एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जिसमें सरकार का इंटरवेंशन मिनिमम हो और प्रोडक्शन में नहीं हो, बल्कि कहाँ पर हो, इनका इंटरवेंशन होना चाहिए। कहाँ पर, इनका इंटरवेंशन, इनका जो हस्तक्षेप होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, तो प्रोडक्शन एक्टिविटी में नहीं होना चाहिए बल्कि डिफेंस में होना चाहिए। किसका, सरकार का। चलिए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं। देखिए जो सेल्फ रेगुलेटिंग डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिस्ट मार्केट डेवलपमेंट फ्रॉम बेसिस फॉर द क्लासिकल इकोनॉमी बिफोर द राइज ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक्स। क्लासिकल इकोनॉमिक्स की राइज उद्भव होने से पहले मोस्ट नेशनल इकोनॉमिक्स फॉलोड ए टॉप डाउन कमांड कंट्रोल। टॉप डाउन मतलब जिसको बोलते हैं टॉप टू टॉप डाउन मॉडल, जैसे इंडिया में पढ़ते थे प्लानिंग कमीशन और अब पढ़ते हैं नीति आयोग। तो जो हमारा प्लानिंग कमीशन है वो टॉप टू बॉटम मॉडल है, और हमारा जो नीति आयोग है बॉटम टू टॉप मॉडल है, मतलब सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। तो सेंट्रलाइज की बात करते हैं, कमांड एंड कंट्रोल, मोनार्किक गवर्नमेंट पॉलिसी सिस्टम। मेनी ऑफ मोस्ट फेमस क्लासिकल थिंकर इंक्लूडिंग एडम स्मिथ, टैगोर डेवलप देयर थ्योरी एज अल्टरनेटिव टू protectionist and inflationary policies of monarchist Europe. Classical economics became closely associated with the economics and later political freedom. क्लियर है। देखिए बेसिकली है क्या कि कहते हैं कि इसमें है क्या कि एक यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वहाँ पे कि कोई अगर बाहर से आते हैं तो उसे अगर आने नहीं देते हैं, दैट मीन्स कि क्लोज्ड इकोनॉमी की बात करते हैं। और क्लासिकल इकोनॉमी हमेशा इम्फेसाइज किए हैं, किस पर विश्वास किए हैं, तो हमेशा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पर विश्वास किए हैं। और देखिए आगे हम लोग देखते हैं कि जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स का जो कंसेप्ट है, जो दिया गया था, प्रोपेगेटेड किया गया एडम स्मिथ के द्वारा, जो कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी है, जैसे कि हम पहले लेक्चर में भी बताए भी हैं, थ्रू हिज फेमस वर्क, जिनके फेमस वर्क का नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जिसको हम लोग वेल्थ ऑफ नेशन के रूप में भी जानते हैं, जो कि 1776 में पब्लिश हुआ था। और एडम स्मिथ प्रपोज दैट वेल्थ ऑफ एनी कंट्री इज नॉट डिराइव्ड फ्रॉम द गोल्ड रिजर्व बट आल्सो नेशनल इनकम बैक्ड बाय द इफेक्टिव डिवीजन ऑफ लेबर एंड ऑप्टिमम यूज ऑफ कैपिटल। देखिए इस चीज़ को समझिए, यहाँ पर समझिए कि जो एडम स्मिथ हैं, थोड़ा सा समझ, एक सेंटेंस को पूरा समझिए। जो एडम स्मिथ हैं, वेल्थ ऑफ नेशन ऑफ एनी कंट्री, किसी कंट्री का जो धन है, इज नॉट डिराइव्ड फ्रॉम गोल्ड रिजर्व बट नेशनल इनकम। गोल्ड रिजर्व या प्रेशियस मेटल का रिजर्व की बात करते हैं वो मर्केंटलिस्ट बात करते हैं। यदि मर्केंटलिज्म पढ़ते होंगे ना, मर्केंटलिज्म फिजियोक्रेट, but the national income backed by the self-effective division of labor। एडम स्मिथ डिवीजन ऑफ लेबर की बात करते हैं, एडम स्मिथ लेसेस फेयर की बात करते हैं, एडम स्मिथ स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं, जिससे हमारा जो राष्ट्रीय आय बढ़ेगा, देश की प्रोडक्टिविटी क्या होगा, बढ़ेगा, और जो हमारा अवेलेबल रिसोर्सेज है उसका ऑप्टिमम यूज, ऑप्टिमम का मतलब होता है अधिकतम यूज या मैक्सिमम यूज। इसके अलावा द फील्ड वाज इंड्रेस्ड बाय द कंट्रीब्यूशन ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक्स बाय द रिकार्डो एंड जोस मिल। तो ये चीज़ें कई एक बार डिस्कस की गई हैं, तो आई थिंक आपको याद हो गया होगा कि एडम स्मिथ के अलावा कौन कौन थे। एडम स्मिथ के अलावा रिकार्डो थे, माल्थस थे, जेविसे थे, और जेविसे जो जेएस मिल, ये 5 व्यक्ति मुख्य रूप से क्लासिकल थिंकर माना जाते हैं।
और बड़े बहुत सारे नए आइडिया दिए जो उस समय फ्लोरिश हुआ, उस समय काम भी दिया। लेकिन 1929 के ग्रेट डिप्रेशन आने तक ये सारा आइडिया धराशायी हो गया, ये काम करना बंद कर दिया और एक नए आइडिया आए। बेसिकली जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स हैं, इसमें कुछ चीज़ें देखिए, मार्केट को सेल्फ रेगुलेशन की बात करते हैं, सेल्फ सस्टेनिंग की बात करते हैं, सरकार का हस्तक्षेप नहीं होनी चाहिए वो बात करते हैं, और साथ ही साथ आपका जो है गवर्नमेंट इंटरवेंशन ओनली क्या होना चाहिए, डिफेंस में होना चाहिए, प्रोडक्शन एक्टिविटी में नहीं होना चाहिए। क्लासिकल इकोनॉमिक्स को सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स भी कहता है। क्लासिकल इकोनॉमिक्स कहते हैं ना कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, केंसियन इकोनॉमिक्स कहता है डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई। दोनों में अंतर है। कोई अगर आपसे पूछे कि क्लासिकल और केंसियन में क्या अंतर है, तो क्लासिकल कहते हैं सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, और केंस कहते हैं डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई। क्लियर है? अब देखिए हाउ क्लासिकल इकोनॉमिक्स थ्योरी वर्क, क्लासिकल इकोनॉमिक थ्योरी काम कैसे करता है, इस पर डिस्कस करें। देखिए ये थ्योरेटिकल पार्ट है, मैं बार बार कर रहा हूँ, थोड़ा सा सिस्टमेटिकली पेशेंस रख के सुनिएगा तो बहुत नए सारी चीज़ों को आप सीखने का मौका मिलेगा। क्लासिकल इकोनॉमिक्स which is often referred to as supply side economics, क्लासिकल इकोनॉमिक्स को सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हैज इट्स रूट इन द 18th century writing of Adam Smith, David Ricardo and J.B. Say, who believed that unemployment was a natural part of the business cycle and which would self correct without government intervention। अब इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। क्लासिकल इकोनॉमिक्स का मानना था कि अर्थव्यवस्था में हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट होता है, अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो ये नेचुरल फिनोमेना है, लॉन्ग रन में ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। क्लासिकल इकोनॉमिक्स कहते हैं कि यदि अगर अर्थव्यवस्था में अनएम्प्लॉयमेंट है तो वेज कट कर दीजिए, मजदूरी कम कर दीजिए। तो मजदूरी कम कर दीजिएगा तो सेल्फ अपने मन से कुछ लोग जो है घर पर बैठ जाएंगे, वो काम नहीं करेंगे। तो कहते हैं कि जो अपने मन से घर पर बैठे हुए हैं, जो कि वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड हैं, वैसे व्यक्ति को क्लासिकल इकोनॉमिक्स अनएम्प्लॉयड नहीं मानते हैं। अब केन्स कहते हैं वेज कट कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये वेज कट की बात करते हैं, ये नेचुरल लॉ की बात करते हैं, ये इवेंट बात करते हैं क्लासिकल के अगर सरकार का हस्तक्षेप होगा तो और मामला बिगड़ जाएगा। लेकिन याद कीजिए 1929 में जब हूवर राष्ट्रपति थे, उनसे मामला नहीं संभल रहा था, फिर राष्ट्रपति चेंज हुए और नए राष्ट्रपति जब आपका रोजवेल्ट बने तो सरकार को हस्तक्षेप करनी पड़ी, और सरकार ने जब हस्तक्षेप की केन्स के विचारधाराओं को मानकर, तब जो है अर्थव्यवस्था से फिर सस्टेन करना शुरू हुआ। तो क्लासिकल जो इकोनॉमिक्स हैं, क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो वेज कट पॉलिसी की बात करते हैं, उससे बाद के जो इकोनॉमिक्स थे वो सहमत नहीं थे। अब देखिए हम फिर से एक एक स्लाइड को देखिए। हाई वेज दे बिलीव काउज अनएम्प्लॉयमेंट, कौन? क्लासिकल कहते थे हाई वेज ही का अनएम्प्लॉयमेंट कारण है, वेज कम कर दीजिए, अनएम्प्लॉयमेंट अपने आप दूर हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद है रिसेशन। देखिए हाई वेज दे बिलीव काउज अनएम्प्लॉयमेंट एंड दैट इन द इवेंट ऑफ रिसेशन अनएम्प्लॉयड वर्कर वुड बी विलिंग टू वर्क फॉर लोअर वेज। कहता है जो रिसेशन है, जो मंदी है, वैसी स्थिति में जो बेरोजगार श्रमिक है कम मजदूरी पर काम करने को तैयार होंगे, इसके बाद वह कंपनियां को उच्चतर करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। क्लियर है? दिस वुड देन इनकरेज फर्म टू हायर देम, ब्रिंगिंग द इकोनॉमी बैक टू फुल एम्प्लॉयमेंट एंड एंडिंग द रिसेशन। कह रहा है कि रिसेशन में वेज कम कर दीजिए, फिर बाद में इसको इनकरेज करेगा हमारे वेज रेट बढ़ा दीजिए, इस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट का समस्या दूर हो जाएगा रिसेशन में। लेकिन ये बस कहने को है, ऐसा लागू रियल लाइफ में होगा संभव नहीं है। दे आर कॉल्ड सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स बिकॉज दे डिड नॉट बिलीव दैट इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड। देखिए केन्स जो मानते थे कि जो हमारे रिसेशन का कारण है वो एग्रीगेट डिमांड में कम होने के कारण है, लेकिन क्लासिकल ऐसा नहीं मानते थे, वो एग्रीगेट डिमांड को नहीं मानते थे। हालांकि जो एग्रीगेट सप्लाई टर्म पढ़ते हैं, इसका यूज भी क्लासिकल इकोनॉमिक्स के द्वारा ही किया गया था, माल्थस के द्वारा किया गया था, और ये टर्म बाद में जो है अधिक पॉपुलर केन्स के द्वारा किया गया था। केन्स कहते थे
कि मार्केट में जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसके पीछे कारण है एग्रीगेट डिमांड को करना। और केन्स के अनुसार जो है अगर रिसेशन है तो रिसेशन जो कारण है, रिसेशन और डिप्रेशन का उन्होंने जो कारण बताया था वो लाइफ ऑफ इफेक्टिव डिमांड की बात की थी। वो कहा था कि डिमांड हमारा कम है इसलिए ऐसा इस तरह की चीज़ें होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्लासिकल इकोनॉमिक्स टीचेज दैट इन द रिसेशन प्राइसेज वेजेज एंड इंटरेस्ट रेट वुड नेचुरली फॉल। क्लासिकल इकोनॉमिक्स कहते हैं कि जो रिसेशन है उसमें प्राइस घट जाएगा, वेज घट जाएगा, इंटरेस्ट घट जाएगा और इस तरह से विच वुड स्टिमुलेट डिमांड एंड रिटर्न द इकोनॉमी बैक टू फुल एम्प्लॉयमेंट। इस तरह से क्या है कि अर्थव्यवस्था फिर से अपने पटरी पर आ जाएगी और इक्विलिब्रियम लेवल पर पहुंच जाएगी बिना सरकारी हस्तक्षेप का। लेकिन ऐसा करके देखा गया कब, जब 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया तब, लेकिन ऐसा इनका थ्योरी फेलवर हो गया। तब केन्स ने जो बातें कही वो सही हुआ। इसलिए कहा भी जाता है कि ग्रेट रिसेशन से दुनिया को जो पटरी पर लाने का जो श्रेय जाता है वो केन्स को जाता है। देखिए हम लोग बार बार केन्स को कंपेयर कर रहे हैं कि क्लासिकल ने क्या कहा, केन्स ने क्या कहा, केन्स कैसे उनकी विचारधाराओं को काटते चले गए। तो देखिए जो केन्सियन बाय कॉन्ट्रास्ट चूंकि केन्स को कंपेयर कर रहे हैं, क्या कहते हैं, बिलीव दैट रिसेशन कॉज पीपुल्स नेशन कम फॉल। रिसेशन जो होता है क्योंकि हमारा राष्ट्रीय आय घट गया, एग्रीगेट डिमांड घट गया। आगे जब पढ़िएगा ना नेशनल इनकम अकाउंटिंग तो बताएंगे कि जो एग्रीगेट डिमांड होता है या एग्रीगेट सप्लाई होता है वो नेशनल इनकम ही है। नेशनल इनकम फॉल होने के कारण यानी इनकम फॉल होने के कारण रिसेशन होता है। और इनकम फॉल इसलिए हुआ क्योंकि अर्थव्यवस्था में अनएम्प्लॉयमेंट है और अर्थव्यवस्था में अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए वो गवर्नमेंट इंटरवेंशन की बात करते हैं। केन्स कहते हैं कि सरकार को आगे आना चाहिए, सरकार को आपका जो है जो बुनियादी सुविधा है जैसे हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एनर्जी, इन सभी पर खर्च करना चाहिए। पैसा नहीं है तो पैसा खर्च करना चाहिए और बाहरी फोर्सेज को भी बंद रखना चाहिए। मतलब पैसा हम अपने देश के लोग से लेंगे बल्कि बॉन्ड बेच कर लें और इस पैसा को प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट करें। ये प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट क्या होता है, हॉस्पिटल बनाएंगे, कॉलेजेस बनाएंगे, डैम बनाएंगे, पुल बनाएंगे, रोड बनाएंगे, नहर बनाएंगे, है ना, इस तरह का इलेक्ट्रिसिटी प्लांट का विकास करेंगे। अगर जिस एरिया में रोड सही है तो रोड तोड़वा दीजिए, फिर से रोड बनाइए। इस तरह की बात केन्स करते हैं, तभी अर्थव्यवस्था में शांति होगा, अर्थव्यवस्था में पीस होगा। और पीस रखने के लिए, पीस में रखने के लिए अर्थव्यवस्था में जो लोग हैं उसको शांत रखने के लिए उसको रोजगार देना जरूरी है। इस तरह की बात केन्स कहते हैं। अब इस सेंटेंस को देखिए, केन्सियन बाय कंट्रास्ट बिलीव दैट रिसेशन कॉज पीपुल नेशनल इनकम फॉल। ये सब याद रखिए, क्वेश्चन बनाने में मदद करेगी क्योंकि क्लासिकल केन्स के हिसाब से राष्ट्रीय हमारा फॉल करता है, कॉजिंग देम टू बोथ स्पेंड लेस एंड सेव लेस। जब इनकम ही कम होगा, इनकम इक्वल टू सी प्लस एस होता है, जब इनकम हमारा कमेगा तो कंजम्पशन भी कमेगा और सेविंग भी कमेगा। अब कंजम्पशन ऑफ वन इंडिविजुअल इज द इनकम ऑफ अनदर इंडिविजुअल। अगर एक व्यक्ति पैसा खर्च करता है उससे दूसरे व्यक्ति का घर चलता है, एक व्यक्ति पैसा सेव करता है दूसरे लोग इसे इन्वेस्ट करता है। तो अगर हम कंजम्पशन करते हैं तो दूसरे को फायदा, अगर हम सेविंग करते हैं तो दूसरे को फायदा, दोनों चीज जरूरी है ना। एट द सेम टाइम businesses would invest less and produce less, and this slowdown would drive the economy deeper into recession। इस तरह से अगर हमारा इनकम कम होगा तो देखिए इनकम अगर कम होता है तो कंजम्पशन भी कम होगा, कंजम्पशन कम होगा तो डिमांड भी कम होगा, डिमांड कम होगा तो प्रोडक्शन भी कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इनकम घटेगा, इनकम घटेगा तो कंजम्पशन घटेगा, सेविंग घटेगा। इस तरीके से अर्थव्यवस्था रिसेशन की चपेट में आ जाएगा। और जो एडजस्टमेंट की बात करते हैं तो होना ही नहीं है। क्लियर है, ऐसा केन्स की बात करते हैं क्लासिकल के अगेंस्ट में, क्योंकि क्लासिकल की विचारधाराओं को केन्स ही लिखते हैं और केन्स इसका काट बताते हैं। इसलिए कहते हैं क्लासिकल क्यों फेमस हुई। क्लासिकल जो समस्याएं गिनाए उस समस्याओं को समाधान भी दिए जो क्लासिकल के द्वारा कहा गया था। देखिए क्लासिकल इकोनॉमिक्स टीचेस दैट इन द रिसेशन प्राइसेज वेजेज एंड इंटरेस्ट रेट वुड नेचुरली फॉल। कह रहा है रिसेशन में, ध्यान रखिएगा ये सेंटेंस का पर्पस है कि जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते हैं तो उसमें ध्यान रखिए क्लासिकल इकोनॉमिक्स के हिसाब से रिसेशन में क्या होता है, तो प्राइस घटेगा, वेज घटेगा,
इंटरेस्ट घटेगा तो कहता है नेचुरली वो ठीक हो जाएगा अगर समस्या है तो, विच वुड स्टिमुलेट डिमांड एंड रिटर्न द इकोनॉमी बैक टू फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन। इस तरीके से कह रहा है कि अगर सरकार अगर रिसेशन में ये सब ऑटोमेटिकली प्राइस फॉल करेगा, वेज फॉल करेगा, इंटरेस्ट फॉल करेगा तो अर्थव्यवस्था ऑटोमेटिकली अपने पटरी पर आ जाएगी। ये क्लासिकल का मानना था। याद रखिए जब क्वेश्चन बनाते हैं तो उसमें इसमें ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए क्लासिकल जो इकोनॉमी बिलीव करते थे, मैंने बात किया था लेसेस फेयर। लेसेस फेयर एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें सरकार का कोई भूमिका नहीं होगा, किसमें, प्रोडक्शन एक्टिविटी में। देखिए क्लासिकल एंड लेसेस फेयर इकोनॉमिक्स बिलीव दैट, क्लासिकल को ही लेसेस फेयर इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। क्या बिलीव करते थे, दैट बेस्ट वे फॉर गवर्नमेंट टू हैंडल ए रिसेशन इज टू डू नथिंग। कह रहा है सबसे अच्छा तरीका है रिसेशन से लड़ने का कि सरकार को कुछ करना ही नहीं चाहिए जब रिसेशन हो। इफ गवर्नमेंट जस्ट वेट, यदि सरकार थोड़ा सा वेट करती है, द सेम इनविजिबल हैंड विच गाइडेड द इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम, जो बात करते हैं जो इनविजिबल हैंड का जो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ठीक कर देगा डिमांड, प्राइस एंड एम्प्लॉयमेंट अंडर द नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस वुड प्रिवेल इन द फेस ऑफ रिसेशन। वो कुछ वेट करेगा तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, ठीक हो जाएगा, लॉन्ग रन में ठीक हो जाएगा। एडिशनली दे बिलीव दैट, मतलब क्लासिकल मानते थे एनी इंटरवेंशन, एनी हस्तक्षेप, किसी तरह का हस्तक्षेप बाय द गवर्नमेंट वुड जस्ट मेक द सिचुएशन वर्स, प्रोलॉन्गिंग द रिसेशन। कारण लंबे समय तक रिसेशन को रहने के लिए मजबूर कर देगी यदि सरकार हस्तक्षेप करती है तब। क्लियर हुआ। इस तरीके देख ये सेंटेंसेज आपको जो है काम देंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या इंटरव्यू में बताने के लिए, यदि इस तरह की तैयारी करते हैं। देखिए आप तैयारी किसी से करते हैं, लेकिन है कि याद रखिए कि आप जब तैयारी करते थे ये रखिए कि वो हमारा उसमें सिलेक्शन होगा, इंटरव्यू के भी तैयारी साथ साथ किया करें। आगे हम लोग देखते हैं फिर नेक्स्ट स्लाइड में जो केंसियन है, जो कि कंपेयर कर रहे हैं। केंसियन क्या करते थे, बिलीव करते थे दैट गवर्नमेंट मस्ट टेक फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी वह पॉलिसी होती है जो केंद्र सरकार के द्वारा बनाई जाती है। फिजिकल पॉलिसी को राजकीय पॉलिसी बना कहते हैं, और जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है जो देश के बैंक के द्वारा बनाई जाती है। भारत की जो मॉनेटरी पॉलिसी है आरबीआई के द्वारा बनाई जाती है, इंग्लैंड में बैंक ऑफ इंग्लैंड के द्वारा बनाई जाती है, अमेरिका में फेडरल रिजर्व सिस्टम के द्वारा बनाई जाती है। फिजिकल पॉलिसी सरकार के द्वारा बनाई जाती है। तो कह रहा है रिसेशन में जो है सरकार को फिजिकल पॉलिसी, पर ये फिजिकल पॉलिसी क्या होता है, डेट मीन्स कि सरकार को टैक्स कम कर देना चाहिए, सरकार को पब्लिक एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर देना चाहिए, सरकार को सब्सिडी देना चाहिए, सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्च करना चाहिए। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, तो इंटरेस्ट रेट कम कर दीजिएगा, है कि नहीं, इंटरेस्ट रेट कम कर दीजिएगा, सेविंग करते हैं तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दीजिएगा, सब्सिडी सरकार को बैंक के द्वारा देना चाहिए। इस तरह के अगर हम काम करेंगे तो अर्थव्यवस्था में एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, रिसेशन हमारा ठीक हो जाएगा। देखिए अब सेंटेंस को समझिए क्या कहते हैं। कैन सिंपली दैट गवर्नमेंट मस्ट टेक फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी समझा दिए हैं, विच विल स्टिमुलेट, जो अर्थव्यवस्था को स्टिमुलेट करेगी, आगे बढ़ाएगी। द केंसियन अप्रोच इज मच मोर पॉपुलर अमॉन्ग दी पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन में बहुत ही पॉपुलर है, क्यों बताते हैं, बिकॉज इट कैन शो दैट दे केयर एंड दैट आर टेकिंग द प्रॉब्लम सीरियसली। तो इसलिए पॉलिटिशियन के लिए, क्योंकि क्या कहते हैं, कैंस कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो हॉस्पिटल बनेगा, कॉलेज बनेगा, रोड बनेगा, तो जनता को लगेगा कि सरकार मेरे लिए केयर कर रही है और उसका वोट बैंक है ना, उसका क्या है, वोट बैंक के रूप में काम करती है। एडिशनली द मनी दे स्पेंड goes directly into the pocket of their constituents, securing votes for the next election। क्लियर है। तो सारी चीज़ मैंने याद किया कि पॉलिटिशियन में भी केंसियन पॉलिसी के लिए फेमस है, क्योंकि केंस कहते ही हैं कि आपका जो है अगर खर्च कीजिए, सरकारी खर्च कीजिए, जिसको बुनियादी सुविधा जैसे रोड है, रेल है, हवाई जहाज़ है, हॉस्पिटल है, कॉलेज है, डैम है, नहर है, इन सभी के विकास पे खर्च करने की बात करते हैं। ठीक है।
आगे चलिए, केंसियन बिलीव, अब आगे हम बात करते हैं, डबल हो गया था। द मैसिव गवर्नमेंट स्पेंडिंग, द मैसिव गवर्नमेंट स्पेंडिंग कट्स द इंटरेस्ट रेट एंड टैक्स एंड द स्टिमुलेट ड्यूरिंग द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस एंड द कोरोना वायरस लॉकडाउन वुड बी एग्जाम्पल ऑफ द केंसियन इकोनॉमिक्स। जब कोविड आया था, कोविड-19 आया था, उसमें भी देखे होंगे सरकार बड़े पैमाने पर बिहार में रोड है, पुल है, या भारत सरकार अलग जगह बना रही थी। क्यों? ताकि मार्केट में एग्रीगेट डिमांड कमे नहीं। सरकार 500 रुपया एक तरफ से देती थी और दूसरे तरफ से वो पैसा निकालने वाले लोग लाइन लगा होता था, क्योंकि सरकार का पॉलिसी था कि जो हम पैसा दे रहे हैं वो अल्टीमेटली अर्थव्यवस्था में खर्च होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली अर्थव्यवस्था में खर्च होगा तो डिमांड बना रहेगा, क्योंकि डिमांड जहाँ कम था तो डिमांड को उठाने के लिए एक लंबा समय लग जाता। इसलिए सरकार रिसेशन से बचना चाहती थी, इसलिए बड़े पैमाने पर सरकार ने अपनी पॉलिसी बनाई। रोड पुल सब बनने के लिए नहीं छोड़े, बल्कि और सरकार किसी दूसरे माध्यम से पॉकेट में पैसा डाल रही थी और वो पैसा खर्च हो रहा था। देखे होंगे जो पैसा खर्च नहीं कर रहे थे उसके पॉकेट में, उसके खाते में पैसा आना बंद भी हो गया। ये केंसियन इकोनॉमिक्स को प्रमोट किया गया। अब चलिए थोड़ा सा बचा हुआ है, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर्स में बताएंगे। देखिए समझिए, द इफेक्टिव वर्थ ऑफ इकोनॉमिक्स एज सेपरेट डिसाइपल या सेपरेट डिसिप्लिन मे बी ट्रेस्ड द 1776 किसकी किताब के साथ, तो जो किताब थी वेल्थ ऑफ नेशन, जो स्कॉटिश फिलोसफर एडम स्मिथ ने पब्लिश किया था, जिसका किताब का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। मैंने एक किताब का नाम कई एक बार बोला है, किताब का नाम याद भी हो गया, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर। देखिए किताब का नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। देयर वाज ऑफ कोर्स इकोनॉमिक्स बिफोर स्मिथ, जैसे कि मैंने बताया था स्मिथ के पहले भी इकोनॉमिक्स था। द ग्रीक made significant contribution as did the medieval scholars and from the 15th to 18th century an economics से हम जब मर्केंटलिज्म की बात करते हैं, फिजियोक्रेट की बात करते हैं, उस समय भी इकोनॉमिक्स था, लेकिन इकोनॉमिक्स को सेपरेट डिसिप्लिन के रूप में जो विकसित करने का जो श्रेय जाता है वो एडम स्मिथ को जाता है। क्लियर है? इट वाज एडम स्मिथ who wrote the first full scale treatise on economics and by his magisterial influence जो थी फाउंडेड व्हाट लेटर जनरेशन वेयर कॉल्ड द इंग्लिश स्कूल ऑफ क्लासिकल पॉलिटिकल इकोनॉमी नोन एज द क्लासिकल इकोनॉमी। देखिए हमेशा जो हम लोग पढ़ते हैं क्लासिकल इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं ना, देखिए क्लासिकल इकोनॉमिक्स, इसका नाम है इंग्लिश स्कूल ऑफ क्लासिकल पॉलिटिकल इकोनॉमी, है ना, शुरू भी हम बताए थे, ये इसका लास्ट है। इस तरीके से एडम स्मिथ जो है बहुत सारे नए नए टर्म दिए और बहुत सारे नए चीज़ों को जन्म दिए। द वेल्थ ऑफ नेशन एज टाइटल सजेस्ट इज essentially about the economic development and the politics that can either promote, hinder it or in the practical aspect book is the attack on the protectionist और डॉक्ट्राइन। डॉक्ट्राइन का मतलब प्रिंसिपल होता है, तो इसके आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्लासेज में आपको बताने वाले हैं। लेकिन चलिए मैं आपको एक बार ब्रीफ में पुनः ये सारी बातें बता दूं जो अभी मैंने बताया था। हम लोग बात कर रहे थे क्लासिकल का और केंसियन का, अभी हम न्यू क्लासिकल पर नहीं आए हैं, लेकिन क्लासिकल के बारे में हम लोग कुछ और भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम जब आगे पढ़ाएंगे तो क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट और केंसियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, केंसियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट को मॉडर्न थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। तो यदि इस तरह के लेक्चर अगर आगे कंटिन्यू सुनना चाहते हैं तो हम चाहेंगे आप अधिक से अधिक वीडियो शेयर करें, अधिक से अधिक दोस्तों के साथ जुड़ें। और दूसरी बात है कि यदि आपने इकोनॉमिक्स का चयन किया है तो इकोनॉमिक्स को सीखना है तो आप हमसे जुड़िए और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। एक दिन छोड़कर यानी कि अल्टरनेट में वीडियो अपलोड होते रहेगा, मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। धन्यवाद।